ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बता रहा था कि आज के सेशन में हम लोग जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड पोर्शन में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ बेसिक से कंसेप्ट जो है वो आज के इस लेक्चर्स में देखेंगे और साथ ही साथ बेटा एक्चुअली यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन का स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज जो है इस टर्म में आप लोगों को दिखेगा, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में। तो ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज जो है, तो इस चैप्टर की शुरुआत करने के पहले बेटा कुछ चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी कंसेप्ट है वो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो देखिए बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि हम किसी भी एक ह्यूमंस की बात करें, ओके, तो ये ह्यूमन बॉडी जो है या किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यदि हम बात करें तो आपको मालूम है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद यहाँ पे आपको मैं पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है, मैं टीच कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे ये जो मेरा एक्टिविटी हो रहा है तो इसके लिए मुझे चाहिए एनर्जी। समझ रहे हो किस चीज का नीड होता है बेटा? एनर्जी का। अब ये एनर्जी की यदि हम बात करें तो एनर्जी का जो प्रोसेस, जो फॉर्मेशन होता है, इसके लिए बेटा बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। क्या होता है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है यहाँ पे होता है। अब ये जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मींस, इसको सिंपल टर्म में हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले एक तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या होता है ये हम लोगों ने स्टडी की है। तो इसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की हम बात करें तो एनाबॉलिज्म मींस बिल्डअप रिएक्शन, जिसमें सिंपल कंपाउंड आपस में ज्वाइन होकर इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है। कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेकडाउन, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है ब्रेक होने के बाद वंस अगेन सिंपल फॉर्म में क्या है, कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप बेटा, आपको अगेन एक और चीज पता है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इसका कंप्लीट बॉडी ऐसे छोटे 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 स्मॉल सब यूनिट्स बना है। तो इस ऑर्गेनिजम्स का जो फंडामेंटल यूनिट जो है वो क्या होता है? सेल। समझे? सेल जो है इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और सेल को एक्टिव रहने के लिए बेटा इसको क्या है, मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा। समझे? मतलब सेल फिजियोलॉजिकली एक्टिव कब रहेगा? जब उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते रहेंगी तब। मींस इसको चाहिए क्या चीज? एनर्जी, तभी सेल एक्टिव रहेगा। और सेल एक्टिव जब रहेगा तब जाके ही हम लोग अपने सेल्स का यूज करके, अपने मसल्स का यूज करके जो भी काम है प्रॉपरली ऑल वर्क बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे बेटा ये सेल्स जो है इससे जो मेटाबॉलिज्म करना है, तो इसमें मेटाबॉलिज्म के लिए इसको कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स चाहिए। समझ रहे हो ना? कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इस सेल को प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ही तो यहाँ पे ये सेल्स जो है फिजियोलॉजिकली एक्टिव रहेगा। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट मींस व्हाट? तो सेल्स को किस चीज की रिक्वायरमेंट रहेंगी? फूड की रिक्वायरमेंट रहेंगी। फूड मींस जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, जिसमें लिपिड प्रेजेंट है, तो ये सारा फूड का इस सेल को सप्लाई करना पड़ेगा। अब आप जानते हो बेटा कि हमारे कंप्लीट बॉडी में ऐसा थोड़ी कि मैंने बोला ये को फूड खाना है तो उठा के दे दिया, ले खा ले, ये मसल्स का ये सेल है, ले फूड खा ले, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। मींस यहाँ पे कुछ ना कुछ सिस्टम होते हैं जो मिलके आपस में काम कर रहे होते हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पे फाइनली जो सिस्टम है वो क्या करता है बेटा, इस तरह से फाइनली क्या कह सकते हैं हम, वो सिस्टम उस सेल तक के जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है, वहां तक पहुंचाता है, डिलीवर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे यही समझना है कि इस सेल तक के यदि हमें किसी भी टाइप के फूड सब्सटेंस को पहुंचाना है तो कैसे पहुंचेगा? ठीक है, तो देखिए बेटा, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट लेक्चर में, आपको याद है बहुत अच्छी तरह से, ठीक है, एक जो है हम लोगों ने जो चैप्टर का स्टडी किए हैं, क्या पढ़े बेटा हम लोगों ने? डाइजेस्टिव सिस्टम, इधर साइड माउथ है। तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से फाइनली क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर जो भी फूड सब्सटेंसेस है, ओके, जैसे कि सपोज ये हमारा ब्लड हो गया, जो भी फूड सब्सटेंसेस आया वो इस डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से ब्लड में पहुंच गया।
अब ये ब्लड के बाद फाइनली यहाँ पे जैसे सपोज हमारा ये सेल है, ये एक सेल है, ये टिश्यू है, ये ऑर्गन है, तो इसके तक के हम लोगों को यदि फूड को पहुंचाना है तो ये डायरेक्टली तो फूड नहीं जाएगा ना। और फूड जो है ऐसा भी नहीं है कि बेटा एक कॉम्प्लेक्स ये फूड है और दे दिया खा लिया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि फूड प्लांट से जो हमें मिला है वो कैसे मिला है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिला है। समझ रहे हो कैसे मिला है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करना, जो कि हम लोगों ने कहाँ स्टडी किए बेटा, वो हम लोगों ने स्टडी किए डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने प्रोटीन का स्टडी किए, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का स्टडी किए, जिसका कंप्लीटली ब्रेकडाउन हुआ। प्रोटीन कन्वर्ट हो गया अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट उसका सिंपल फॉर्म कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। फाइनली अभी ये जो फूड सब्सटेंस है, जो मिनरल्स है, जो वाटर्स है, विद द हेल्प ऑफ विलाई इसका यहाँ पे क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, और अभी यहाँ पे इसका क्या होगा, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेटा यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा किसका बेटा, हमारे ब्लड का। क्योंकि जो भी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है वो कहाँ पे होता है बेटा, ब्लड की हेल्प से होता है। कहाँ पे होगा, टिश्यू में होगा, बट विद द हेल्प ऑफ ब्लड ही होगा, ऐसा नहीं कि वो भी डायरेक्ट चला जाएगा। तो इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल समझेंगे, बट अभी हमें यहाँ पे जो है वो ब्रीथिंग पढ़ना है। तो अब ब्रीथिंग का रिलेशन क्या है वो देखते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अभी देखिए बेटा, इतना पार्ट होने के बाद फाइनली यहाँ पे नेक्स्ट, यदि मान लो ये ग्लूकोज यहाँ से जब एब्जॉर्ब हो रहा है और ग्लूकोज जब इस सेल तक के पहुंच गया, तो सिर्फ ग्लूकोज के पहुंचने पर भी सेल में एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि अब इसके आगे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है। इस ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा पहले पायरुविक एसिड में, फिर उसके बाद CO2 और H2O का फॉर्मेशन होगा, और इसके बाद लिविंग सेल्स में एनर्जी का जो फॉर्मेशन होता है वो किस फॉर्म में फॉर्म होता है बेटा, एटीपी के फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। जानते हो किस चीज का रिक्वायरमेंट होता है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए चाहिए होता है ऑक्सीजन, क्योंकि ग्लूकोज को बर्न करना है। बर्न करने के बाद ही तो उससे एनर्जी निकलेगी। एनर्जी तो ऐसे नहीं निकलेगा। आपको भी मालूम है कि जैसे हम चूल्हा भी हम जलाते हैं तो विदाउट ऑक्सीजन चूल्हा भी नहीं जलता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जब कुछ भी चीज जलती है तो एनर्जी निकलती है। जब बर्निंग होता है तो एनर्जी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इन द फॉर्म ऑफ हीट। बट यहाँ पे सेल में भी तो ग्लूकोज का बर्निंग हो रहा है, विदाउट ऑक्सीजन नहीं होगा। और सेल में जब ग्लूकोज का जब बर्निंग होगा तो बर्निंग के टाइम पे जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, ना तो यहाँ पे हीट होगा और ना ही यहाँ पे, बोलो, हाँ, लाइट भी नहीं होगा। मींस सेल्स में जो एनर्जी का करेंसी जो होता है वो होता है एटीपी। एटीपी उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से पता होगा। नहीं मालूम है, आगे आने वाले लेक्चर्स में एटीपी के ऊपर भी डिटेल लेक्चर रहेगा। फिलहाल यहाँ पे एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इतना समझ लो। ये एनर्जी का करेंसी है, बायोलॉजिकल यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो हमारे बॉडी में एनर्जी जो स्टोर होती है, जो यूटिलाइज होती है, वो सारा खेल जो है एटीपी पर है। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, ओके, वेरी गुड बेटा। जानवी का रिस्पांस मिला है, ठीक। और बाकी रेली, अदिति, देखिए बेटा आपके चैट का रिस्पांस जो है मुझे इधर साइड में जो आउटपुट है यहाँ पर, यहाँ दिख रहा है। तो जब मैं यहाँ पर देखूंगा तब जाके ही मैं आप लोगों का चैट रिस्पांस देख पाऊंगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। जब पूछा जाए, जब कहा जाए, तब चैट भी भेजिए। कोई डाउट रहता है तो आप भेज सकते हो, बट जब देखूंगा, जब ध्यान जाएगा तभी मैं आपका रिस्पांस दूंगा, अदरवाइज टोटल फोकस मेरा यहाँ पर रहेगा। ओके, चलो तो ये तो हम लोगों को समझ में आ गया। तो अब देखिए बेटा, इस ग्लूकोज के साथ ही साथ इसको नीड है किस चीज की, ऑक्सीजन की। चलो तो ऑक्सीजन कहां से आएगा, तो अगेन यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम समझते हैं। इस तरह से यदि हम यहाँ पर देखें तो अब हम लोगों को बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लेके आना है। तो ऑक्सीजन लाने के लिए यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा, ट्रैकिया, समझ गए। उसके बाद ये जो है ये क्या है, ये हो गया लंग्स। तो ऑक्सीजन बेटा इस तरह से यहाँ पे आएगी ट्रैकिया में। ट्रैकिया डिवाइड होता है ब्रोंकाई में, ये सब थोड़ी देर के बाद मैं क्लियर कराऊंगा। अभी हम लोग बेसिक पार्ट देख रहे हैं। फिर इसके बाद बेटा यहाँ पे इस तरह से बॉल के समान एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई के बाद बेटा यहाँ पे प्रेजेंट होता है ब्लड कैपिलरीज।
तो फाइनली अभी यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ये ऑक्सीजन इधर आ गया, ऑक्सीजन इधर आने के बाद अब क्या होगा, इसका ट्रांसपोर्ट होगा, देन ये भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है इस तरह से, ये इस तरह से ब्लड में कनेक्ट हो गया, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसी तरह से ये ऑक्सीजन जो है इसका भी ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होके फाइनली ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया बेटा, वो सेल्स के पास, जिस सेल्स को एनर्जी चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो बोलने के लिए भी एनर्जी चाहिए, बट ये बोलने के लिए जो एनर्जी वो एटीपी यूज हो रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा है, ये याद रखना, समझे। बट वहां पे उस ग्लूकोज और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए हमें जो लगेगा, क्या लगेगा बता दो, ऑक्सीजन लगेगा और ग्लूकोज लगेगा, फिर सेल में वहां पे उस ग्लूकोज का बर्निंग होगा, जिसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, फिर बनता है एटीपी। मतलब हमको एक चीज तो समझ में आ गई कि सेल को एनर्जी चाहिए तो फूड चाहिए, सेल को एनर्जी चाहिए तो ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन और फूड सेल तक के पहुंचाना है तो हमको बेटा एक ब्लड चाहिए, और ब्लड वेसल्स की हेल्प से एक सिस्टम वहां पे काम करता है जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तीन सिस्टम यहाँ पे आपस में काम कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और थर्ड क्या आ गया बताओ, सर्कुलेटरी सिस्टम। तीन सिस्टम जो है मिलके आपस में यहाँ पे काम कर रहे हैं, तब जाके हमारा सेल एनर्जी बना रहा है। लेकिन जब सेल यहाँ पे एनर्जी बनाएगा तो आपको मालूम है यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होंगी, रिलीज होंगी, जो हमारे लिए हार्मफुल होती है। और जब एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हो रही है तो इसको रिटर्न बैक जो है, वापस हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड लेके आना पड़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पे वापस आई तो इसे हमारे यहाँ से इस तरह से वापस से लंग्स में आते हुए और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे बॉडी में रहा तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, समझे। ये बेसिक्स है जो हम लोगों ने अभी स्टडी की है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, जब भी मैं इस बोर्ड से थोड़ा सा पीछे गया तो समझ लेना कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। आप अपने बार बार ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीनशॉट कलेक्ट करने के बाद सेकंड काम आपको ये करना बेटा कि अपने खुद के नोट्स जो आपको समझ में आ रहा है वो बनाना है। स्क्रीनशॉट के बाद जब आप ले लिए, जब नोट्स बना रहे हो बेटा, तो साथ ही साथ वीडियो को देखना है और उसके बाद आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि आपके खुद के राइटिंग के नोट्स बने रहेंगे, एग्जाम में बहुत बेनिफिट होता है। क्योंकि अभी इस बार जिन लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है, और इसके पहले भी जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, उनका यही कहना है कि सर हम अपने खुद के नोट्स बनाते थे और खुद के नोट्स से पढ़ते थे, इसलिए हमारा रिजल्ट जो है काफी अच्छा इंप्रूव हुआ, समझे। तो ये गलती नहीं करना कि ऑनलाइन लेक्चर्स है, पीडीएफ तो मिल जा रहा है, स्क्रीनशॉट लेके जमा करके रख लेंगे, सब गार्बेज हो जाता बेटा। जो रहता अपनी मेहनत रहती है, अपना खुद का जो वहां पे नोट्स रहता है वो काम में आता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, सिर्फ बायो के लिए नहीं बोल रहा हूँ बेटा, कोई भी सब्जेक्ट में जाओ आप, यदि आपके पास स्क्रीनशॉट है और वहां से पढ़ रहे हो, कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा, खुद के नोट्स चाहिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। इसके बाद वापस से हम लोग अपने पीपीटी वाले पार्ट पे आएंगे। इतना समझ में आ गया बेटा सभी लोगों को, किसी को कुछ पूछना है? आई थिंक 2 से 3 स्टूडेंट क्लास में नहीं दिख रहे जो रेगुलर रहते हैं। ओके चलो वेरी गुड। तो आगे का पार्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर। ओके ग्रेट। अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन जो स्टडी कर रहे हैं, अब इसमें देखिए यहाँ पे जैसे कि सपोज एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि ह्यूमन बॉडी की हम बात करते हैं, ओके। तो ये हमारा बॉडी हो गया, इस तरह से यदि हम देखें तो इसमें हम लोगों का जो बॉडी है ना बेटा, इनसाइड में जस्ट लाइक ए ड्रम, इस तरह से हमारा बॉडी जो एक हॉलो कैविटी है, मतलब एक ड्रम के समान है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पानी की टंकी समझ लो, ये ड्रम है इस तरह से। अब इस ड्रम को देखे बेटा, तो हमारे ये जो ड्रम है ना हमारे बॉडी में,
ये जो ड्रम जो होता है, ये ड्रम को ऐसे एक यहाँ पे स्पेशल टाइप के मसल्स है, ये मसल से हमारा ये जो बॉडी है, इसमें बॉडी में जो कैविटी होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो ये जो मसल्स होती है इसे डायफ्राम कहते हैं। क्या कहलाता है ये? डायफ्राम। अब डायफ्राम की वजह से यहाँ पे हमारा जो बॉडी है दो पार्ट में डिवाइड हुआ। तो जो डायफ्राम जो मसल्स होती है उसके ऊपर साइड का जो बॉडी है इसे कहते हैं थोरेसिक कैविटी। क्या कहते हैं इसे? थोरेसिक कैविटी। ये हमारा जो थोरेक्स रीजन आप देख रहे हो, ठीक है। जब हम ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है बेटा था, इस तरह से फूल जाता है, और ब्रीथ आउट करते हैं तो उस तरह से अंदर चला जाता है। तो ये जो है अंदर कैविटी बेटा, तो ये क्या कहलाएगा? थोरेसिक कैविटी कहलाएगा। समझ गए? उसके नीचे बेटा, अब ये जो थोरेसिक कैविटी है यहाँ पर हमारा आता है बेटा लंग्स, ठीक है। इस थोरेसिक कैविटी में लंग्स लोकेटेड होता है, सिचुएटेड होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखें बेटा नीचे साइड, तो ये जो होता है ये कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी। ये क्या कहलाएगा? एब्डोमिनल कैविटी, जहां पे हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन मींस लीवर प्रेजेंट है, जहां पे हमारा स्टमक प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो लीवर और दूसरा क्या है, स्टमक प्रेजेंट है। समझ में आ गया? तो ये हो गया थोरेसिक कैविटी। इसके बाद बेटा अगेन इधर साइड भी हमारा एक कैविटी होता है, इसे कहते हैं पेल्विक कैविटी। ये इतना कंप्लीट नहीं बेटा, ठीक है, छोटा पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा पेल्विक कैविटी। अब पेल्विक कैविटी की यदि हम बात करें तो पेल्विक कैविटी मींस जहां पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। ये क्या हो गया, यहां पर प्रेजेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इस तरह से यहाँ पे 3 कैविटीज है। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चंस आए तो कौन से ऑर्गन्स कहां पर लोकेटेड होते हैं ये आ सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए एब्डोमिनल कैविटी क्या है और यहाँ पे क्या होता है, थोरेसिक कैविटी क्या है, या फिर लंग्स की हम बात करें तो लंग्स कहां पर सिचुएटेड होता है, ऐसा पूछा जाता है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि लंग्स का एक्चुअली जो लोकेशन जो प्रेजेंट है वो कहां पर प्रेजेंट है। तो लंग्स जो लोकेटेड है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में है। ओके, सही है क्या? नहीं, कहां पर है? लंग्स लोकेटेड है हमारे थोरेसिक कैविटी में। चलो, तो ये पार्ट समझ में आ गया। ठीक, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट मींस यहाँ पे अब हम लोगों को एक चीज तो समझ में आ गई कि ऑक्सीजन जो है वो ब्रीथ करेगा। अब ये पर्सन जो है, ठीक है, इसने क्या किया, ब्रीथ किया। अब जैसे ही इस पर्सन ने ब्रीथ किया तो ब्रीथ करने के बाद ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन डायरेक्टली कहाँ पे आ गया बेटा, यहाँ पर आ गया। मीन्स ये जो है यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है, और जहां पे बेटा ऑक्सीजन पहुंच रहा है और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जो ब्रीथिंग जो हो रही है ये कैसे हो रही है ये हम लोगों को समझना है। तो यहाँ पे ब्रीथिंग को समझने के लिए हम लोगों को एक तो नोज को समझना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों को अंदर साइड जो आ रहा है, मतलब एक तो ये जो होल्स जो दिख रहे हैं आपको ये नॉस्ट्रिल कहलाते हैं। इसके बाद अंदर साइड बेटा कैविटी होती है जिसे नेजल कैविटी कहते हैं। नेजल कैविटी के बाद इधर हम अंदर आएंगे, इधर एक कॉमन पासेस होता है जिसे नेजोफेरिंक्स कहते हैं, याद आ रहा होगा आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े थे हमने। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट, ये जो सामने साइड एक जो विंड पाइप गया है जो क्या कहलाता है, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया जो इस तरह से एक पाइप है जिसमें इस तरह से बेटा इनकम्प्लीट सी लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह से, ये ऐसे 1 2 3 4, ये देखो दिख रहा है ना, ये सी लाइक, ये सी लाइक, सी लाइक, मतलब इनकम्प्लीट है, ऐसे कंप्लीट रिंग नहीं है बेटा, इनकम्प्लीट रिंग है, जिसे कार्टिलेजिनस रिंग कहते हैं क्योंकि ट्रैकिया को सपोर्ट चाहिए ना। ठीक है, तो ऐसे ये जो है कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होती है इस तरह से प्रेजेंट होती है, बट एक कंप्लीट रिंग नहीं होती है, हाफ रिंग होती है, सी लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये इससे ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया आगे चल के ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक इधर और एक इधर। देख रहे हो बेटा, अब ये कहीं से भी डिवाइड नहीं होता बेटा, इसका भी एक स्पेशल लोकेशन होता है। ठीक है, जो थोरेसिक चैम्बर होता है ना, तो हमारा जो वर्टिब्री होता है, तो वर्टिब्री की 5th नंबर की जो वर्टिब्री होती है वहां से इस तरह से ट्रैकिया जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो 2 पार्ट में जो ट्रैकिया डिवाइड होता है वो कहलाता है ब्रोंकाई, जो आगे चल के फर्दर डिवाइड होकर ब्रोंकियल ट्री फॉर्म करता है।
क्या फॉर्म करता है, ब्रोंकियल ट्रे। में थोड़ा देर के बाद आपको एनिमेशंस और साथ ही साथ मैं आपको पिक्चर्स की हेल्प से भी समझाऊंगा, 3D पिक्चर्स भी है। ओके, फिर उसके बाद हमारा जो, जैसे हर कोई ऑर्गन जो है उसका अपना एक फंक्शनल यूनिट होता है। जैसे लीवर का फंक्शनल यूनिट हिपैटिक सेल्स था, पेनक्रियाज का फंक्शनल यूनिट एसिनाई और आइलेट्स ऑफ लेग्रेम्स पढ़े हमने। एज इट इज हमारा यहाँ पे भी हम देखें तो लंग्स में जो फंक्शनल यूनिट जो होता है वो कहलाता है एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई क्या होता है ये भी हम देखेंगे, जहां पे गैसेस एक्सचेंज जो है प्रॉपरली हो पाता है। ठीक है, चलो तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस कंसेप्ट को और भी हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो इसमें हम लोगों को जो भी पार्ट्स पढ़ना है, तो एक काम करते हैं बेटा, जो भी मैंने इतनी देर से जो सारा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया वो सारी चीजें हम लोग एक बार विद द हेल्प ऑफ स्लाइड जो है वो हम समझ लेते हैं, ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाए सारे पार्ट्स। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखेंगे। फर्स्टली बेटा हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक एनिमेशंस की हेल्प से कंसेप्ट को समझेंगे। ओके, To understand the process, एनिमेशन का साउंड आ रहा है बेटा, एक बार रिस्पॉन्स करो। थोड़ा सा प्ले हुआ होगा, अभी मैंने पॉज किया हूँ। थोड़ा सा साउंड आया था ना एनिमेशन का? यस, अदिति बेटा आपके पास नहीं आया, मींस प्रॉब्लम है, आपने सुने नहीं, बाकी लोगों के पास आ रहा है। of चलो, breathing. यहाँ पे बेटा ब्रीथिंग का प्रोसेस क्या होता है वो हम देख रहे हैं, कैसे एक्चुअली ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक के पहुंचेगा, ट्रैकिया क्या होता है, ये सारे पार्ट्स हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। ध्यान से देखना है, एनिमेशन In पे फोकस करना humans, है। the main organs responsible for respiration are present in the thoracic cavity. In the thorax region, the rib cage and a dome-shaped fibrous tissue known as the diaphragm are observed. Present within the rib cage are the pleural membranes, which enclose the lungs. The right lung is divided into 3 lobes. अभी बेटा देखो, लंग्स से रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया हो मैंने आप लोगों को, तो सिर्फ आप समझिए सारी चीजें, थोड़ी देर के बाद मैं सारा पार्ट आपको क्लियर करवाता हूँ। Right superior, right middle, and the right inferior lobe. The left lung is smaller and has only 2 lobes, the left superior and the left inferior lobe. ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पे आपको जो सिर्फ अभी क्या बताया, इस तरह से यदि हम देखें तो लंग्स जो है, एक तो आपको राइट और एक लेफ्ट लंग्स ऐसा दिखाई दे रहा है। राइट लंग्स जो है बेटा इसमें ऐसे 3 लोब्स और लेफ्ट लंग्स जो है इसमें 2 लोब्स दिखाई दे रहे हैं। ये थोड़ा गलत बन गया, एक्चुअली ये वाला जो है ये बड़ा रहता है और ये वाला छोटा होता है। तो इधर 3 लोब्स है और इधर ओनली 2 लोब्स है। इसका रीजन भी आगे चल के मैं आप लोगों को क्लियर कराऊंगा। 1 बाय 1 करके हम लोगों को यहाँ पे एनिमेशंस पे फोकस करना है अभी फिलहाल, ठीक है? जस्ट वेट, हाँ देखेंगे अभी। Both the lungs are associated externally with small tubular bronchi which unite and extend. देखिए यहाँ पे ट्रैकिया आपस में जब डिवाइड हो रहा है तो 2 ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जो ब्रोंकाई में जहाँ पे कन्वर्ट होता है, तो एक्चुअली जो हमारा बैकबोन होता है, ठीक है, बैकबोन आप जानते होंगे, जैसे हमारे जो बॉडी का ये पीछे साइड पे जो बना हुआ है, ठीक है, तो ये बैकबोन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है वहां पर। स्पाइनल कॉर्ड की यदि बात करें तो इस तरह से रहती है। तो इसमें बेटा इस तरह से अलग अलग टाइप की वर्टिब्रेज होती है, इसके नंबर्स होते हैं, इसमें सर्वाइकल, थोरेसिक, ठीक है, लंबार, सैक्रल, कॉक्सिजियल, इस तरह से होते हैं। तो जैसे थोरेसिक वर्टिब्री की हम बात करें तो टोटल यहाँ पे 12 थोरेसिक वर्टिब्री होता है, और इस सर्वाइकल वर्टिब्री की बात करें तो टोटल 7 होता है। 7 मतलब हमारे जो नेक वाला जो रीजन है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये इतने पार्ट में ये जो वर्टिब्री है ये सर्वाइकल होता है। तो इस सर्वाइकल वर्टिब्री पे क्या होगा बेटा, टोटल कितने 7 होते हैं। थोरेसिक टोटल कितने होंगे, उसके बाद वाला मतलब थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट है, इसलिए उसे थोरेसिक वर्टिब्री कहते हैं। तो हम यहाँ काउंट करें 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर तक के जो ट्रैकिया है, ठीक है, ट्रैकिया इस तरह से आया और इस तरह से जब 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ब्रोंकाई में, तो किस रीजन से ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं पिक्चर्स में थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। तो बेटा थोरेसिक वर्टिब्री नंबर 5 से ट्रैकिया जब डिवाइड होता है तो ट्रैकिया नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है, ब्रोंकाई कहलाता है। समझ में आ गया? देखो ये एनिमेशन में यही बताया हुआ है, बट यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो दिखाया है
तो ये कहीं पर भी डिवाइड नहीं हो रहा है। ये देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बेटा, तो ये जो है ये कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा। कहाँ पर डिवाइड हो रहा है बेटा? ये 5th लेवल ऑफ thoracic vertebrae वहां से डिवाइड हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। Into the trachea. The trachea has incomplete C-shaped rings of ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्टिलेजिनस जो रिंग होती है वो ऐसा सी लाइक होता है, मतलब कंप्लीट घुमा हुआ नहीं रहता है, इनकम्प्लीट रिंग होती है। ठीक है, और ये जो इनकम्प्लीट रिंग है वो क्या कर रहा है? ट्रैकिया को कवर करता है। cartilage, which prevent the tracheal wall from collapsing. The trachea leads into the pharynx, which is connected to the nostrils. As we अब देखो ट्रैकिया से कनेक्शन हमारा नेजल कैविटी और नॉस्ट्रल तक के हैं, तो ये आपस में कैसे कनेक्ट होता है और कैसे एक्चुअली एयर का हमारे जो है क्या कह सकते हैं हम लोग कि एयर जो है कैसे लंग्स तक के, मतलब एयर नॉस्ट्रल की हेल्प से, नोज से कैसे फाइनली लंग्स तक के पहुंचेगा, वो पाथ देखेंगे अभी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट breathe पार्ट। in air, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Within the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. अब देखिए बेटा, यहाँ पे आपको ये बॉल लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये एल्वेलाई होता है। ये हमारे लंग्स का फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि ये कनेक्टेड रहता है हमारे ब्लड कैपिलरी से। देखो ये कैसे कनेक्टेड रहेगा, तो ये ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया के बाद ये आगे डिवाइड होगा ब्रोंकाई में, ब्रोंकस में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड सेगमेंटेड, इस तरह से ब्रोंकाई में ये डिवाइड रहेगा। अब ये डिवाइड होने के बाद आगे चल के इसका जो लास्ट पार्ट आता है इस तरह से, ये क्या होगा? ब्रोंकाई। ये क्या रहेगा? एल्वेओलाई। ये एल्वेओलाई आगे इस तरह से ब्लड कैपिलरी से कनेक्ट रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है यहां से आया, इधर इस तरह से आया, फिर इधर से होते हुए यहाँ आया और यहाँ पहुंचा, यहाँ से अब ये इधर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और इससे कार्बन डाइऑक्साइड इधर आके यहाँ से इस तरह से होते हुए क्या होगा? ऐसा बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से यहाँ पे ये जो एल्वेओलाई है ये मेन एरिया होता है, जिसकी हेल्प से ये एल्वेओलाई से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाएगा। क्योंकि ऐसे बोलते नहीं ना कि ऑक्सीजन हमारे इस सेल को चाहिए, जा ऑक्सीजन जाओ, ग्लूकोज को तोड़ दे, इधर जा, यहाँ पे इधर जा, कहीं पे भी हमारे बॉडी में जा, चला जा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमको ब्रीथ करना पड़ता है, उस सेल तक के ऑक्सीजन पहुंचाना पड़ता है, उस सेल तक के ग्लूकोज पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके ही तो ऑक्सीडेशन होगा। समझ रहे हो? तो ऐसा यहाँ पे प्रोसेस होता है। चलो वापस से एनिमेशन में आएंगे और फिर से वही पार्ट को समझते हैं। आगे क्या बताया यहाँ पे? A section of one alveolus shows the presence of numerous alveolar chambers with pores. Blood containing RBCs is seen flowing through the capillaries. The oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary and then get absorbed by the bluish-purple RBCs. This causes oxygenation of the RBCs and a transition in their color from bluish-purple to red is. देखो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है बेटा? सबसे पहले जो आरबीसी आई वो डीऑक्सीजनेटेड थी, और डीऑक्सीजनेटेड आरबीसी जो है वो ब्लू कलर का था। जैसे उसको ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीजन मिलते ही वो ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो गया? वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। यही यहाँ पे बताया हुआ है। ओके, चलो आगे देखते हैं। The blood moving into the alveolus contains RBCs and carbon dioxide molecules. These molecules are released into the alveolus. The carbon dioxide collects in the alveolar chamber. And then from the alveolus, it travels through the bronchioles into the bronchus, which finally reaches the trachea and is breathed out through the nostrils. So the process of breathing in air rich in oxygen is called inhalation. After the contraction of muscular diaphragm, the lungs expand and the air rushes in, resulting in the inflation of alveoli.
During exhalation, the diaphragm moves up and the lungs contract. Thus, the alveoli deflate, causing the air to be forced out. This exhaled air is rich in carbon dioxide. This process of inhalation and exhalation is known as respiration, which is approximately 20 times per minute. Summary. ओके, समरी के पहले अगेन एक बार हम देख लेते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन एक सिंपल से एनिमेशन में मैंने आपको बताया। ये इतना आसान नहीं होता है जितना आसानी से आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया, क्योंकि यदि हमें इंस्पायर करना है तो इंस्पायर में जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इंस्पिरेशन के टाइम पे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसेस है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनता है बेटा कि जब हमने ब्रीथ इन किए तो ब्रीथ इन कैसे हो पा रहा है। पहला क्वेश्चन ये, अपने आप तो ब्रीथ इन नहीं हो जाएगा ना, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट अपने आप हुआ क्या? नहीं, कोई तो भी सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है, कोई तो भी प्रोसेस यहाँ पे काम कर रही है, तब जाके हम ब्रीथ इन कर पा रहे हैं। समझ में आ गया? फिर ब्रीथ इन हमने जब किए तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस अवेलेबल, नाइट्रोजन भी हो सकती है, बट आपने जब ब्रीथ इन किए तो क्या सारा गैस अंदर गया या फिर सिर्फ ऑक्सीजन गया? सेकंड क्वेश्चन ये। इस चैप्टर में हम लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस को फाइंड करना है, यदि आपको ये समझ में आ गया तो आपका इस चैप्टर को पढ़ने में इंटरेस्ट और अच्छा आएगा, क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी कि नहीं हमें यहाँ पे ये सारी चीजें समझना है। अल्टीमेटली फाइनली हमें एनर्जी का फॉर्मेशन करना है बेटा। तो एनर्जी का फॉर्मेशन सिंपल सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होती है। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ सिस्टम आर अवेलेबल इन दिस सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे जो हो रहा है, जिसमें जो अलग अलग टाइप का मैकेनिज्म्स जो हो रहा है वो हम समझ रहे हैं। पहले तो ब्रीथिंग और ब्रीथ आउट अपने आप नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ तो भी मैकेनिज्म्स है जिसकी वजह से ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट होता है, ये हम समझेंगे। सेकंड थिंग, यहाँ पे ब्रीथ इन जब हमने की है तो ऑक्सीजन गया, जब ऑक्सीजन अंदर गया तो ऑलरेडी लंग्स में हमारे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट होने के बाद ये ऑक्सीजन यहाँ से बाहर आ सकता था, बट नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया। क्यों? यहाँ पे बेटा जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों भी थी तो ऑक्सीजन ही क्यों अंदर रहा और कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों बाहर आया, ये भी हम लोगों को इस पोर्शन में समझना है। समझ में आया बेटा? तो ये सारा पार्ट हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है। तो अभी एक बार समरी देख लेते हैं हम लोग हमारे इस लेक्चर्स में जो हम लोग समझे एनिमेशंस में, फिर आगे बढ़ते हैं। In the thorax region, the rib cage and the diaphragm are observed, which play a vital role in respiration. Present within the rib cage are the pleural membranes which enclose the lungs. The right lung consists of 3 lobes. While the left lung has only 2 lobes. Both the lungs are associated externally with bronchi, which unite and extend into the trachea. As we breathe, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Within the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. As blood flows through the capillaries, the oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary. This causes oxygenation of the RBCs. ओके, हेलो, क्लास में हो ना? नींद तो नहीं आ गई? जाग जाओ, आजू बाजू वालों को जगा दो। रिस्पॉन्स में फास्ट। ओके बेटा, अभी एक स्टूडेंट अदिति का एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर वो तो रेस्पिरेशन बताया बट इनहेलेशन एक्सहेलेशन ब्रीथिंग होता है। पढ़ेंगे बेटा वो भी। एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज जो है, हम यहाँ पे कंप्लीट एक सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। हाँ, बट यहाँ पे ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट जो हो रहा है, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, वो ब्रीथिंग ही कहलाता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में ब्रीथिंग भी नहीं कहते, उसे वेंटिलेशन कहते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन।
तो यहाँ पे देखिए बेटा, जो ब्रीथिंग का जो स्टडी होता है, ठीक है, तो इसका जो स्पेशलिस्ट जो होता है वो पल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। और यहाँ पे जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म जो है वो पल्मोनरी वेंटिलेशन कहलाएगा। ये भी हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद। हाँ, मजा आ रहा है ना बेटा? एक्चुअली टॉपिक हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी सारा इंटरेस्टिंग है, बट थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं आपका डाइजेशन इस तरह से नहीं ले पाया। तो आगे बेटा जो भी लेक्चर्स होंगे, एनिमेशन, पीपीटी और साथ ही साथ बोर्ड, ये सारे तरीके से होगा। बेटा प्रणय, आप गलत साइड मैसेज कर रहे हो, ठीक है? आपका मैसेज जिधर आ रहा है उधर मैं आउटपुट नहीं देख पाऊंगा, इसलिए आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको कहाँ पे मैसेज पोस्ट करना है, नहीं तो फिर मैं आपका नाम भी नहीं ले पाऊंगा। हाँ, अभी सही हो बेटा? ठीक, अभी सही है प्रणय? हाँ, ये अच्छे ऐसे में अच्छे से समझता है जानवी, ठीक है बेटा। बोर्ड पे अच्छे से समझता है योगिनी। हाँ बेटा, तो बोर्ड विद एनिमेशन विद पीपीटी तीनों तरीके से आपका होगा क्लास। डोंट वरी, टेंशन ना लो, आगे और भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन मॉडिफिकेशन रहा तो वो भी जरूर होगा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट जो पार्ट है मींस थोड़ा सा अभी हम पहले पीपीटी पे कुछ कंसेप्ट जो है वो हम समझ लेते हैं, जितना हम लोग अभी स्टडी किए यहाँ पर। तो इसमें देखिए, पहली चीज तो फर्स्टली हम लोगों ने जो यहाँ पे कंसेप्ट देखे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसका हम लोग अभी यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्शन जो है वो हम देखेंगे। थोड़ा सा हम लोग पीपीटी जो है उस पे हम समझेंगे, जितना भी पार्ट हम लोगों ने देखे हैं वो हम क्लियर करते हैं। तो पहली चीज तो बेटा यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन यदि हम देखें तो यहाँ पे हमें मालूम है बेटा कि ऑक्सीजन जो है ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होता है, जो हमारा जो फूड मटेरियल है मींस ग्लूकोज, उसे ब्रेक कर पाए, ठीक है। और उसकी हेल्प से यहाँ पे फाइनली जो है प्रोडक्शन होगा किस चीज का, एनर्जी का। तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन और इनडायरेक्टली ब्रेक होता है न्यूट्रिएंट, डायरेक्टली नहीं बेटा, इनडायरेक्टली, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन, ठीक है। ऑक्सीजन बेटा तोड़ता नहीं है, ऑक्सीजन उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का यहाँ पे इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन होता है, और जो एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे वेरियस एक्टिविटी में उसका क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा, समझे। फिर इसके बाद जो गैस निकलेंगी वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है, इसलिए इसको हमारे बॉडी से रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो इस कैटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगा, रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से बेटा सेल्स को कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, और साथ ही साथ कंटिन्यूअसली जो है क्या कह सकते हैं हम लोग, ऑक्सीजन सेल्स को मिल रहा है तो कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा, जो हमारे बॉडी से रिलीज आउट करना है, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन जो है क्या कह सकते हैं हम लोग, कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी को जो मिल रहा है, और साथ ही साथ कंटिन्यूअसली क्या कह सकते हैं हम लोग, हमारे बॉडी से एक मिनट जरा मुझे बोर्ड कनेक्ट करने दो पहले। हाँ देखिए, तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी को क्या चीज, ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा, और कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। तो ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीथिंग। क्या कहलाता है ये, ब्रीथिंग कहलाता है, ठीक है। या फिर इसी को सिंपल और अच्छे मेडिकल टर्म में रिप्रेजेंट करें तो पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहा है, एक आ रहा है इंस्पिरेशन और दूसरा आ रहा है एक्सपीरेशन, ठीक है। या इसी को इंस्पिरेशन को हम इनहॉलेशन कह सकते हैं, एयर को अंदर लेना, एक्सपीरेशन या एक्सोलेशन एयर को बाहर निकालना, माउथ से नहीं बेटा, नोज से, इस तरह से। तो ये होता है बेटा ब्रीथिंग। तो कंटिन्यूअसली सप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन का, कंटिन्यूअसली यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, और कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा, ये जो प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है, तो इसको हमारे बॉडी से क्या करना है, रिलीज करना है। तो ये जो प्रोसेस जो होता है, ठीक है, ये कहलाता है ब्रीथिंग। और इस प्रोसेस को यदि हम देखें तो कॉमनली ये जो हमारा प्रोसेस है ये कहलाता है रेस्पिरेशन। अभी किसी ने एक डाउट पूछा था, तो उसके डाउट का यहाँ पे जो है सॉल्यूशन मिल गया होगा,
क्या दिया है यहाँ पे, कॉमनली ब्रीथिंग, मतलब वैसे तो ये प्रोसेस जो है ब्रीथिंग है, बट कॉमनली ये जो है ये क्या चीज बेटा, ये रेस्पिरेशन भी कहलाता है। ओके, समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन हम देखते हैं। अब ये जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस हो रहा है, तो एक्चुअली रेस्पिरेशन में कुछ स्टेप्स जो है यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो रेस्पिरेशन में जो कुछ स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो पहली चीज तो ब्रीथिंग तो आप लोगों को समझ में आ गया है, लेकिन सिर्फ ब्रीथिंग तक के ही ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि हमें बेटा एयर लेकर के लंग्स तक के पहुंचाना सिर्फ वहीं तक के जरूरी नहीं है, उसके आगे भी हम लोगों को एयर जो है वो पास करना पड़ेगा। समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि सपोज ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस में हमने क्या किए, ऑक्सीजन लिए। ऑक्सीजन लेने के बाद फाइनली ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होके हमारे लंग्स तक के तो आ गया। तो ऑक्सीजन मतलब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज करना, ये दो प्रोसेस हो रही है। तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में वापस से छोड़ देना, इस प्रोसेस को ब्रीथिंग कहते हैं। लेकिन बेटा सिर्फ ब्रीथिंग पर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसके आगे भी कंटिन्यू होगा। इसके आगे जो प्रोसेस हो रहा है क्या होगा, तो इसके आगे देखिए यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरी, तो ऑक्सीजन जब आया तो ऑक्सीजन इधर चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जब आया तो ये वापस इधर चला जाएगा। मींस यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो गैसेस एक्सचेंज में हमारा ब्लड है, और ब्लड के साथ ही साथ ये जो है ये क्या है, हमारा एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स है, इनके बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है। तो ये गैसेस एक्सचेंज जो होता है, तो फर्स्ट स्टेप जो रेस्पिरेशन का है ये ब्रीथिंग है। सेकेंड जो होता है इस एक्सचेंज को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बाद फिर अभी ये ब्लड की हेल्प से फाइनली जो ऑक्सीजन है इसका ट्रांसपोर्ट होगा। ये हो गया ट्रांसपोर्ट, मींस ऑक्सीजन यहां पर आ गई, अब ये क्या हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट मींस यहाँ पे थर्ड स्टेप जो होता है ये क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ट्रांसपोर्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आती है यहाँ पे, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 जो है, अभी यहाँ पे जैसे कि सपोज ये हमारा टिश्यूज है, ये हमारी सेल्स प्रेजेंट है। तो ये जो टिश्यूज और जो सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन जो यहाँ पे पहुंचा है, ये क्या होगा बेटा, ये इस तरह से इस टिश्यू के पास ऑक्सीजन चला गया, और उस टिश्यू पे जो प्रोड्यूस हुआ दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वो इधर आ जाएगा। तो ऑक्सीजन टिश्यू के पास जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस इधर आ रहा है, तो इनके बीच में भी एक्सचेंज हो रहा है बेटा। ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। पहला एक्सचेंज कहां पर हुआ था बेटा, ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में। सेकंड एक्सचेंज कहां पर हो रहा है, ब्लड और टिश्यू के बीच में। तो ब्लड और टिश्यू के बीच में जब गैसेस एक्सचेंज होता है, तो इस गैसेस एक्सचेंज के लिए टर्म रिप्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या कहलाएगा ये, इंटरनल रेस्पिरेशन। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या बेटा, स्क्रीन नॉट विजिबल, स्लाइड देखनी है सर, रेस्पिरेशन। बेटा ये स्क्रीन प्रॉपरली दिखाई दे रही है, मैं दिख रहा हूं आपको, बोर्ड दिखाई दे रहा है, किसको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा था, बोर्ड बेटर। अब ये जितना भी पढ़ा है मैंने, एक्चुअली आपका चैट नहीं देखा था। अदिति बेटा गलत साइड आपका मैसेज आ रहा है, सभी लोगों के मैसेज बहुत से लोग गलत दे रहे हैं। हाँ संकेत रेली आप सही हो, मयूरी, इन लोगों को तो समझ में आ रहा है बेटा कि इनके साथ प्रॉब्लम नहीं है। यस सर दिख रहा है, प्रणय, अदिति, हाँ बेटा अदिति अभी आप सही हो। वॉइस नहीं आ रहा है मयूरेश, बाकी लोगों के साथ वॉइस प्रॉपर है बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे। लाइट बहुत है बोर्ड पर, ऐसा तो नहीं हो सकता बेटा, बोर्ड पे लाइट अभी देखो। ऑल इज वेल, ऑडियो और वीडियो क्लियर है, वॉइस सही है, साउंड भी क्लियर है। बेटा जिसके पास प्रॉब्लम है वो रीजन करो, बोर्ड भी क्लियर है मिथिला। चलो ठीक है बेटा, तो बाकी लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करें पॉजिटिव या फिर रिज्वाइन करें। मयूरेश और साक्षी बेटा आपका जो चैट है वो गलत साइड आ रहा है अभी,
ठीक है, बीच में थोड़ा सा सब ब्लिपिंग हो रहा होगा यदि फ्लक्चुएशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क का भी इश्यू चल रहा है, ठीक है, और नेटवर्क इश्यू की वजह से हो सकता है कि बीच में से फ्लक्चुएशन आपको दिख रहा होगा, एकदम कुछ क्या कह सकते हैं, लाइट का ब्राइटनेस कम और ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है, मे बी। हाँ, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रिपीट कर रहा हूँ बेटा, जस्ट वेट। चलो तो एक बार सारा रिवाइज करा देता हूँ। पहली चीज तो हम लोगों ने ब्रीथिंग देखे। ब्रीथिंग में क्या हो रहा है बेटा, एयर हम लंग्स में ले रहे हैं ऑक्सीजन, और लंग्स में जो आई कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एटमॉस्फेयर में वापस छोड़ दे रहे हैं, ये कहलाता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है बेटा, ये जो ब्लड है और ब्लड के साथ ही ये जो एल्वियोलाई है, तो एल्वियोलाई और ब्लड जो है इनके बीच में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, इसे कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखें तो फिर क्या होगा बेटा, गैस का ट्रांसपोर्ट होगा। गैस का ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट होने के बाद मतलब ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे आया है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ये आगे जहां भी जिस सेल्स को चाहिए वहां तक के ट्रांसपोर्ट होंगी। ट्रांसपोर्ट होने के बाद आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन टिश्यू में चला जाएगा और टिश्यू से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगा, तो इनके बीच में जो एक्सचेंज होता है ये कहलाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इसके बाद अगेन बेटा, अब क्या होगा बेटा, ये सेल्स में जब ऑक्सीजन गया तो जो ग्लूकोज है उसको तोड़ेगा, ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, तो उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कहलाएगा ये, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में सेल्स में जो ग्लूकोज है उसको ऑक्सीजन मिला, देन ब्लास्ट, ग्लूकोज टूट गया जिससे बना एनर्जी, एटीपी फॉर्म हो गया। तो इस तरह का प्रोसेस यहाँ होता है। तो बेटा ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन वाला पार्ट है हमें इस चैप्टर में स्टडी नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ इतना स्टडी करना है, सेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट करके आपको चैप्टर है दूसरा, वहां पे हम ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, क्रेब्स साइकिल जिसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, वो हम वहां पे स्टडी करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस क्या होता है, कैसे एटीपी बना, वो सारा पोर्शन हम सेलुलर रेस्पिरेशन में स्टडी करने वाले हैं। बट इसके पहले का ये जितना पोर्शन है ये सारा पार्ट हम लोगों को इस चैप्टर में स्टडी करना है, ठीक है। अभी जितना भी बताया बेटा एक एक लाइन स्लाइड से मैं समझा देता हूँ, एक एक डेफिनेशन, सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेटा, फर्स्टली जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी समझ में आ जाएगा बेटा, मयूरेश। तो पहले तो रेस्पिरेशन जो इन्वॉल्व होता है फॉलोइंग स्टेप्स, जिसमें फर्स्ट यदि हम देखें बेटा, तो फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है बेटा ब्रीथिंग, जिसे पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब क्या होगा बेटा, आप ही बताइए, सोचिए बेटा, क्या किया हम लोगों ने, एटमॉस्फेयर से एयर लिए हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लंग से हमने क्या बेटा बाहर निकाले हैं एटमॉस्फेयर में। तो सिंपल डेफिनेशन आएगा, ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं इसे, विच एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वेलर एयर रिलीज आउट। समझ में आ गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस मैंने क्या बताया आप लोगों को, सेकंड प्रोसेस में मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ, क्या चीज बेटा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा अभी बताइए, अभी एक्सचेंज होगा बेटा, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन क्या होंगी, डिफ्यूज होंगी। डिफ्यूज कैसे होता है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में आ जाएगा, कहाँ से, लंग्स से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे ब्लड से कहाँ पहुंच गया बेटा, हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया हमारे लंग्स में। तो ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, याद रखेंगे ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है, नेक्स्ट प्रोसेस में बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है, ब्लड की हेल्प से गैस ट्रांसपोर्ट होंगी। फिर से डिफ्यूजन होगा बेटा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड और टिश्यू में, इसे इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। और ये सब होने के बाद लास्ट में फाइनली बेटा ऑक्सीजन जो है सेल्स के थ्रू यूटिलाइज होगा, जिसे कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोसेस फॉर्मेशन भी होता है और रिलीज होती है। तो ये बेटा रेस्पिरेशन में कुछ स्टेप्स है जो यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको जो है आप लोग ले सकते हो। इनहॉलेशन, एक्सहेलेशन, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हम पढ़ेंगे इसके बाद, तो आप लोगों का और भी अच्छे से समझेगा कि क्या होता है ब्रीथिंग। वेरी गुड बेटा, प्रणय के साथ क्लियर है, और बाकी स्टूडेंट्स बेटा रिस्पॉन्स करेंगे। प्रणय का रिस्पॉन्स मिला है, जिसके साथ क्लियर हो गया है, बाकी लोग भी बताएंगे। ओके,
मिथिला, जानवी, साक्षी, साहिल, संजोत, रेली, जानवी, मयूरेश, नो डाउट। ओके, वेरी गुड बेटा। चलो, तो फाइनली इसी के साथ साथ हम आगे का जो पोर्शन है वो हम देख रहे हैं अभी। तो इसमें पहली चीज तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी की है, वैभव बेटा आप गलत साइड मैसेज कर रहे हो। इसके पहले भी किसी और का मैसेज आया है। अदिति डोंगरे बेटा कहाँ मैसेज कर रहे हो, फिर से भूल गए आप। ओके, चलो तो आगे पार्ट पे हम आते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ये वाला जो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि इसके बाद हम लोग अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है बेटा, जैसे नोज से लेके लंग्स तक के का जो पार्ट है वो, और अलग अलग एनिमल्स जो है, जैसे किसी में गिल्स होता है, किसी में ब्रोंकियल ट्री होता है, किसी में ट्रैकियल ट्री होता है। इस तरह से हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ते गया, तो वैसे वैसे क्या है बेटा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो भी डेवलप होते गए। तो ये हम लोग यहाँ पे इस पार्ट में नेक्स्ट इसमें अभी देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए बेटा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की यदि हम बात करें, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पंजेस, फ्लैटवर्म, और साथ ही साथ आपको जो दिखाई दे रहा है सिलेंट्रेटा, ये लोअर एनिमल है, ठीक है। इसके बाद अर्थवर्म एंड फ्रॉग, ये थोड़ा सा डेवलप हो गया बेटा, इंसेक्ट का डेवलपमेंट और ज्यादा हो गया है। तो देखिए पहले तो जनरल जो बॉडी सरफेस जो होती है, बॉडी सरफेस, ठीक है, मींस ऐसे एनिमल्स जिसमें कोई किसी भी टाइप का मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। जब मॉडिफाई नहीं हुआ है तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एनिमल्स में बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते गया है। उसको टोटल डिफरेंट फाइलम्स में जो डिवाइड किया है, सबसे पहले आता है पोरीफेरा, फिर आता है सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो इस तरह से जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है, तो वैसे वैसे जो है बेटा, जो ऑर्गन्स है हमारे, चाहे डाइजेस्टिव ऑर्गन कह लो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कह लो, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो अभी देखिए इसमें एक ऑर्गन्स ऐसा है हमारे, जैसे ऑर्गेनिजम्स एक ऐसा है, जैसे स्पंजेस हो गया, सिलेंट्रेट और फ्लैटवर्म की यदि हम बात करें, तो इसमें देखिए जो इनका जो बॉडी सरफेस जो होता है, इस बॉडी सरफेस के थ्रू ही क्या होता है, सिंपल एक्सचेंज होता है इनके बीच में। समझ में आ गया? तो सिंपली जो है एक्सचेंज हो रहा है, मींस स्पंजेस, सिलेंट्रेट और प्लेटफॉर्म में बॉडी सरफेस होती है, वहां से एटमॉस्फेयर से एयर ले लेगा और एटमॉस्फेयर को एयर दे देगा। लेकिन यही चीज हम अर्थवॉर्म में देखे या फिर फ्रॉग में देखे बेटा, तो इनका जो है बेटा क्यूटिकल जो स्किन जो होती है, जैसे क्यूटिकल लेयर कहते हैं, तो ये जो क्यूटिकल लेयर जो है, इस क्यूटिकल लेयर से क्या होगा बेटा, एक्सचेंज करता है। इंसेक्ट की हम बात करें तो इंसेक्ट में क्या होगा, तो इंसेक्ट में जो ट्रैकियल ट्यूब होती है, ठीक है, ट्रैकियल ट्यूब, इसकी हेल्प से क्या होगा बेटा, रेस्पिरेशन होता है। गिल्स मींस जितने भी जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, जो एक्वाटिक होते हैं, जैसे ऑर्थ्रोपोड की हम बात करें, मोलस्का की हम बात करें, ठीक है, फिशेस की हम बात करें, तो इसमें जो क्या कह सकते हैं बेटा, रेस्पिरेशन जो होगा वो कैसे होगा, वो विद द हेल्प ऑफ गिल्स होता है। और फाइनली लंग्स, हम लोग बेटा डेवलप वेल डेवलप ऑर्गेनिजम्स, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, इनमें जो रेस्पिरेशन जो होगा वो कैसे होता है बेटा, विद द हेल्प ऑफ लंग्स होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आ गया, देख लो एक बार। ओके बेटा, किसको संकेत आपका नेटवर्क इश्यू आया था, रिवाइज करना है, ठीक है, बाकी लोगों का क्लियर हो गया है बेटा। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते गया है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे बढ़ा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एनिमल किंगडम की हम बात करें, जिसमें पोरीफेरा आता है, पोरीफेरा की हम बात कर ले, सिलेंट्रेटा की यदि हम बात कर ले, या फिर फ्लैटवर्म की हम बात करें, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं बेटा, पहली चीज तो सिंपल बॉडी सरफेस है, और ये बॉडी सरफेस की हेल्प से गैसियस एक्सचेंज होगा इस तरह से, ठीक है। ये लोअर एनिमल्स हो गया, लेकिन जैसे एनिमल्स ने थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई किया, थोड़ा सा डेवलप हुआ,
तो डेवलप होने के साथ ही साथ बेटा अब वो डायरेक्टली इस तरह से रेस्पिरेटरी सरफेस की हेल्प से वो गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। तो इसे गैसेस एक्सचेंज करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, तो इसमें जो गैसेस एक्सचेंज जो होगा वो कैसे होगा, तो यहाँ पे बेटा एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन डेवलप हो गया। जैसे हमारे इसमें लंग्स बन गए, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स उसमें क्या होगा बेटा, उनमें जो डेवलपमेंट गिल्स का डेवलपमेंट हो गया। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड से फिश की बात करें तो, अर्थवर्म की हम बात करें तो उसका जो क्यूटिकल लेयर होता है बेटा, मोस्ट स्किन यहाँ से एक्सचेंज करता है। तो इस तरह से अलग अलग एनिमल्स जो है उन्होंने अपना यहाँ पे क्या है बेटा डेवलपमेंट किए। इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट हुआ है जिससे एक्सचेंज होता है। देखो यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो स्पाइडर्स, तो स्पाइडर्स में हम देखेंगे बेटा तो बुक लंग्स प्रेजेंट होता है, दिखाई दे रहा है बेटा स्पाइडर्स में आपको ये बुक लंग्स दिख रहा है, ठीक है। चिकन में देखेंगे तो बेटा लंग्स का डेवलपमेंट हो गया है, ये पोरीफेरा बेटा ये बॉडी सरफेस से इन और आउट कर रहा है। फिशेस में गिल्स का डेवलपमेंट हो गया है। कैटरपिलर की हम बात करें तो कैटरपिलर में बेटा स्पाइरिकल्स होते हैं जिसकी हेल्प से क्या कर रहे हैं ये अपना गैसेस एक्सचेंज कर पा रहा है। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे क्या चीज जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इनका डेवलपमेंट हुआ है। ओके, तो ये तो बेटा वेरियस टाइप के एनिमल सेल्स जहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है जो प्रेजेंट होते हैं वो हमने देखे। बट अब हम लोग यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है और दूसरा लंग्स, दो पार्ट हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है इसका स्टडी करेंगे। छोटे से कुछ कंसेप्ट है बेटा जो इसी लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट इसमें हम आगे का नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम स्टडी करेंगे। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक और लंग्स का हम लोगों को इस लेक्चर्स में जो स्टडी करना है, तो फर्स्टली बेटा हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक हम देखेंगे, मतलब लंग्स तक के जो एक जस्ट लाइक ए ट्यूबुलर पासेस हम कह सकते हैं, जो एयर को लंग्स तक के पहुंचा रहा है वो कहलाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक। जैसे जिसमें एक्सटर्नल नोस्ट्रिल आता है, फिर नेजल चैम्बर जिसको मैंने नेजल कैविटी बताया था ना, फिर इंटरनल नेयर्स आता है यहाँ पर। ओके, तो ये यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में मैंने आपको रिप्रेजेंट किया हूँ डेटा। नेजल चैम्बर हो गया, फिर उसके बाद क्या बेटा इंटरनल लेयर्स, फिर आ रहा है नेजोफेरिंग्स, उसके बाद फिर क्या आ रहा है बेटा ट्रैकिया, लैरिंग्स, ग्लॉटिस, फेरिंग्स, ब्रोंकियल ट्री, रेस्पिरेटरी ट्री, इस तरह से। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या है ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री, तो थोड़ी देर के बाद ये भी पार्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा सबसे पहले हमारा जो नोज है, नोज में जो 2 होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये कहलाता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। फिर अंदर एयर जाएंगी तो वो कहलाता है बेटा नेजल चैम्बर्स। फिर अंदर बेटा इंटरनल एयर नेयर्स होता है, ठीक है, नोज के अंदर 2 होल्स और अंदर साइड दिखाई देंगे आपको। फिर जब एयर पास होती है बेटा तो वो जो फेरिंग्स है उसे नेजोफेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स से होते हुए ग्लॉटिस पढ़े हम लोगों ने बेटा, ग्लॉटिस मतलब ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है उसे ग्लॉटिस कहते हैं। उसी के जस्ट साइड में वहीं पे बेटा लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। लैरिंग्स एक्चुअली बेटा ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, ठीक है। फिर ट्रैकिया वहां से चालू होता है, ये डायग्राम में थोड़ी देर के बाद समझा रहा हूँ। फिर ट्रैकिया जब डिवाइड होता है बेटा तो वो ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री फॉर्म करता है। ओके, स्टेप बाय स्टेप हमें ये सारी चीजें पढ़ना है, जिसमें नोज और नेजल पासेस हम पढ़ेंगे। डायग्राम में देखो बेटा ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसमें आपको नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स ये इतना पार्ट दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया बेटा। इस डायग्राम में भी देखो आपको यहाँ पे नेजल कैविटी दिख रहा है, ठीक है, नोज है सामने, नेजल कैविटी, नेजोफेरिंग्स उससे होते हुए इस तरह से आगे जा रहा है। वापस उसी डायग्राम में देखो, मतलब पहले तो पेयर ऑफ जो नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट है बेटा अपर लिप्स के जस्ट ऊपर साइड, फिर उसके बाद ऐसे होते हुए लंग्स तक के एयर जो है पास होंगी। तो जो लंग्स तक के एयर जो पास हो रही है तो उसमें ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई ये आते हैं। ओके, किसी को कुछ नहीं समझेगा तो इमीडिएटली बेटा चैट में रिस्पॉन्स करना, वाला पार्ट में समझा दूंगा। इतना बड़ा ये डायग्राम में इतने सारे इंफॉर्मेशन जो दी है सब नहीं पढ़ना बेटा, मैं यहाँ पे जो समझाना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करना आपको, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये नोज पे या फोकस करना है। ये आपको नोज दिख रही है, ये वाला पार्ट बेटा नेजल कैविटी है, इधर वाला पार्ट नेजोफेरिंग्स है और ये फेरिंग्स। इससे होते हुए इधर हमारा एयर जा रहा है, जब एयर इधर गया तो बेटा ये इधर से ट्रैकिया चालू होता है। अब ये जो ट्रैकिया यहाँ से चालू हो रहा था बेटा ये वाला पार्ट ग्लॉटिस हो गया, और इस ग्लॉटिस पे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है बेटा लैरिंग्स होता है। फिर इसके बाद ये ट्रैकिया आगे कंटिन्यू है इस तरह से। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम एक एक पार्ट को समझेंगे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला डायग्राम में देखो बेटा आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये इतना पोर्शन जो है बेटा हमारा ये हो गया बेटा लैरिंग्स, वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन या साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन,
जो कि बेटा एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा ये इस तरह से इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, यहाँ पे ये जो है ये होता है बेटा वॉइस बॉक्स, जिसे क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं। ठीक है, अभी लैरिंग्स में देखो ऐसे डिफरेंट टाइप के आपको कार्टिलेज दिख रहे हैं, थायराइड कार्टिलेज होगा, क्रिकॉइड कार्टिलेज होगा, तो ऐसे टोटल बेटा 9 कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं टोटल? टोटल 9 कार्टिलेज जो है लैरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 3 कार्टिलेज जो है वो पेयर्ड होते हैं और 3 कार्टिलेज जो है अनपेयर्ड होते हैं, जिसमें एरिटेनॉइड कार्टिलेज होता है, क्रिकॉइड होता है, थायराइड कार्टिलेज होता है, इपिग्लॉटिस भी बेटा एक कार्टिलेज है जो हमारा इसी लैरिंग्स का ही पार्ट होता है। समझ में आ गया? तो कार्टिलेज के 1 बाय 1 सारे टर्म समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बेटा लैरिंग्स जो है जिसमें कार्टिलेज जो प्रेजेंट है, फर्स्ट आता है थायराइड कार्टिलेज। थायराइड बेटा एक सिंगलेट लार्ज सी लाइक स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो है थायराइड कार्टिलेज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड थायराइड के बाद नेक्स्ट कार्टिलेज आता है जिसे क्रिकॉइड कार्टिलेज कहते हैं। क्रिकॉइड कार्टिलेज बेटा एक सिंगलेट रिंग के समान एक स्ट्रक्चर होता है, सिंगल होता है और एक रिंग के समान एक स्ट्रक्चर होता है जो जस्ट बिलो द थायराइड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा एडिशनल इंपॉर्टेंट डेटा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी से डाइजेस्ट नहीं हो तो बिंदास छोड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। 2 कार्टिलेज के इंफॉर्मेशन हम लोगों ने देख लिए हैं। दोनों कार्टिलेज के बाद फिर नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट कार्टिलेज जो है ये है एरेटिनॉइड कार्टिलेज। एक पिरामिड के समान एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जो पेयर में होता है, जो एरेटिनॉइड कार्टिलेज कहलाएगा। और फाइनली उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो एक आता है कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं। ये एक नोड लाइक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है बेटा, कहाँ पे? एंड ऑफ एरेटिनॉइड कार्टिलेज। तो 1 बाय 1 एक काम करते हैं, ये पार्ट अभी मैंने जितना भी पढ़ाया सब आपके बाउंसर गया हूँ, ऐसा ऐसे नहीं समझेगा। ये डायग्राम देखो बेटा, इस डायग्राम की हेल्प से आपको एक एक पार्ट समझेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये हो गया इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस भी बेटा लैरिंग्स का एक पार्ट है जो एक सिंगल है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे 2 पार्ट बताया, एक जो होता है वो पेयर में होता है और एक जो होता है अनपेयर्ड होता है। तो अनपेयर्ड वाला जो रहेगा वो सिंगल रहेगा। तो ये सिंगल आपको एक दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये इतना बड़ा आपको ये जो चॉकलेट के समान कलर होता है जो भी समझो। ठीक है, ये वाला जो कलर आपको दिखाई दे रहा है ये लंबा सा दिख रहा है ना, सी लाइक एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इस तरह से। ये सी लाइक स्ट्रक्चर जो है बेटा ये होता है थायराइड कार्टिलेज। क्या कहलाता है ये? थायराइड। देखो थ्योरी पढ़ो वापस से। थायराइड मतलब सिंगलेट, लार्जेस्ट और सी शेप्ड। और डॉर्सल होता है, डॉर्सल मतलब क्या है? सामने साइड में होता है या पीछे साइड में होता है? डॉर्सल और वेंट्रल, वेंट्रल मींस फ्रंट, डॉर्सल मींस बैक। तो बैक साइड में इस तरह से आपको एक लार्जेस्ट जो कार्टिलेज दिखाई दे रहा है ये कहलाता है थायराइड। थायराइड के बाद देखिए बेटा यहाँ पे अगेन एक येलो कलर का आपको जो दिख रहा है एक रिंग के समान है, दिख रहा है, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है। वापस से डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे क्रिकॉइड सिंगल सिंगलेट रिंग के समान जो कार्टिलेज होता है जस्ट बिलो, ये थायराइड कार्टिलेज के जस्ट बिलो में प्रेजेंट होता है। दिख रहे बेटा? इसके बाद देखो 2 चोंच दिख रही होंगी मिट्ठू की, तोते की, ये देखो एक और ये 2। तो ये पहले तो पिरामिड के समान ये वाले और पिरामिड के समान उसके ऊपर पर्पल वाले ये। पिरामिड वाले कौन से हो गए बताओ? एरेटिनॉइड। और उस पे जो 2 डॉट जो दिख रहे हैं वो कौन से हो गए? कॉर्निकुलेट। तो देखो ये भी मैंने बताया था, ये वाला इंफॉर्मेशन देखो यहाँ पर। क्या चीज? एरेटिनॉइड कार्टिलेज कौन से है बेटा? जो 1 पेयर पिरामिड वाले होते हैं। कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी नोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है हमारे एंड ऑफ एरेटिनॉइड कार्टिलेज। ठीक है, यदि नहीं समझे तो एक बार वीडियो को प्ले करके देखना, मैं जब अपलोड कर दूंगा आपको एक एक पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से यहाँ पे ये टोटल 9 कार्टिलेज जिसमें 3 पेयर्ड और 3 अनपेयर्ड होता है। प्रियदर्शनी गलत साइड मैसेज आया, क्या बोले नहीं समझा मुझे। ओके ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये कार्टिलेज होते हैं। वॉइस बॉक्स, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, लैरिंग्स जिसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ये स्टडी की। उम्मीद करता हूँ आपको सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके नेक्स्ट लेक्चर का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है।
इसलिए आपका आगे का जो पोर्शन है अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। फाइनली नेक्स्ट पोर्शन जो है बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में, कल ही है शायद हमारा क्लास, तो कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, और बाकी का पोर्शन जो है समझेंगे। किसी के डाउट्स रहते हैं बेटा तो आप मैसेज कर सकते हो, टाइम लेके कॉल कर सकते हो, क्लास में भी पूछ सकते हो। ठीक है, किसी को अभी कुछ पूछना है? टेस्ट का शेड्यूल मिल जाएगा बेटा जो भी रहेगा। टेस्ट का आई थिंक शेड्यूल मिला है ना आप लोगों को? रेस्पिरेटरी सिस्टम पे टेस्ट है ना आप लोगों का, बताया ना मैंने आपको? आपका बैच 5, अच्छा आप बैच 5 हो बेटा। आपका इस संडे के बाद जो नेक्स्ट संडे आएगा ना, उसमें आप लोगों का टेस्ट रहेगा, इस संडे नहीं है। ओके, बाकी जो भी अपडेट है आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पर मिल जाएगा। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग ज्वाइन नहीं किए होंगे तो कर लो। ठीक है, और ये जो लिंक है बेटा जहाँ पे सारा डेटा एक सिंगल क्लिक पे मिलता है, यहाँ से भी आप ले सकते हो। जो डेटा नहीं मिले तो लावण्य गलत साइड मैसेज आ रहा, नहीं समझ पाऊंगा मैं। ओके, तो मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ओके, किसी का कोई क्वेरी है? नहीं है? ओके, गुड नाइट साहिल, स्वाति, चलो बाय बाय।